राम मंदिर बन गया। रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। करोड़ों लोगों की बरसों पुरानी इच्छा भी पूरी हो गई। जिस तस्वीर का इंतजार कई पीढ़ियां कर रही थी, वो आखिरकार सामने आ गई। लेकिन अयोध्या से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं, वो मंदिर के शिखर की नहीं है, वो ट्रस्ट की है, वो दान की राशि की है, वो आरोपों की है, वो संतों के झगड़ों की है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक नया सवाल घूम रहा है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है और ये मामला लोगों के बीच मजाक का विषय क्यों बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ एक्सप्लेन। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना पड़ेगा। राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट तीन अलग अलग चीजें हैं। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, राम मंदिर उस आस्था का भव्य प्रतीक है और ट्रस्ट एक प्रशासनिक संस्था है जो मंदिर के संचालन और प्रबंधन का काम देखती है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब लोग इन तीनों को एक ही चीज मान लेते हैं। फिर ट्रस्ट पर सवाल उठता है तो उसे राम पर सवाल समझ लिया जाता है। किसी पदाधिकारी की आलोचना होती है तो उसे मंदिर की आलोचना समझ लिया जाता है। और किसी जांच की खबर आती है तो उसे धर्म पर हमला मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक साधारण है। पिछले कुछ समय से राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए। कुछ संतों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, कुछ ने फैसलों में पारदर्शिता की कमी की बात कही, कुछ ने दान प्रबंधन को लेकर चिंता जताई। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। फिर मामला इतना बढ़ा कि जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई। कुछ रिपोर्टों में दान प्रबंधन और रिकॉर्ड से जुड़े सवाल भी उठाए गए। दूसरी तरफ ट्रस्ट लगातार ये कहता रहा कि उसके सभी वित्तीय लेन देन ऑडिट के दायरे में आते हैं और यदि कोई जांच हो रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सच्चाई सामने आएगी। यानी इस समय स्थिति यह है कि आरोप भी मौजूद हैं और जांच भी चल रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। लेकिन राजनीति में निष्कर्ष का इंतजार करता कौन है? यहाँ आरोप लगते ही पक्ष चुन लिया जाता है। एक पक्ष कहता है सब कुछ गलत है, दूसरा पक्ष कहता है सवाल पूछना ही गलत है। जबकि लोकतंत्र का रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। अगर आरोप है तो जांच होनी चाहिए, अगर जांच है तो रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए, अगर दोष साबित हो जाता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो आरोप लगाने वाले लोगों से जवाब पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद की सबसे दिलचस्प बात कुछ और ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैरान हैं जैसे उन्हें पहली बार पता चला हो कि राम मंदिर और राजनीति का रिश्ता रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि राम मंदिर आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली मुद्दों में से एक रहा है। इसे स्वीकार करने से न राम छोटे हो जाते हैं और न मंदिर की महत्ता कम होती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य है। 1980 के दशक के अंत से लेकर हाल के वर्षों तक शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रीय चुनाव हुआ हो जिसमें राम मंदिर किसी न किसी रूप में मौजूद ना रहा हो। मंचों से मंदिर की बात हुई, रैलियों से मंदिर की बात हुई, चुनावी घोषणा पत्र में मंदिर की बात हुई, राजनीतिक यात्राओं में मंदिर की बात हुई, जनता से समर्थन मांगा गया और मंदिर उस समर्थन का बड़ा आधार भी बना। इसीलिए जब कोई ये कहता है कि राम मंदिर को राजनीतिक ठेके की तरह इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब निर्माण कार्य का ठेका नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि मंदिर का मुद्दा राजनीतिक पूंजी की तरह इस्तेमाल किया गया है। उसे वोट मिले, जन समर्थन मिला, संगठन मजबूत हुआ और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बना। इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये सब सार्वजनिक रूप से हुआ है, हर चुनाव में हुआ है और राजनीति का स्वभाव भी यही है। कोई पार्टी रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कोई किसान के मुद्दे पर, कोई सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और कोई धार्मिक पहचान के मुद्दे पर। इसीलिए मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल अपने आप में कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब चुनावी वादे को एहसान की तरह प्रस्तुत किया जाने लगता है। जरा सोचिए,
अगर कोई दल वर्षों तक कहे कि हमें वोट मत दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे, और फिर सत्ता में आने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो ये चुनावी वादा पूरा होना है या जनता पर उसका उपकार होना है? लोकतंत्र का जवाब साफ है, ये वादा पूरा होना है। जनता ने जिस काम के लिए चुना था वही काम तो आपने किया है, इसलिए उपलब्धि का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे चमत्कार मत बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें चमत्कार नहीं करती, नीतियां लागू करती हैं और अपने वादे पूरे करती हैं जो वादा किया था। इसी संदर्भ में संतों का मौजूदा झगड़ा भी समझना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर संत क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी हो सकता है कि वो क्यों नहीं लड़ेंगे। जहां प्रभाव होगा वहां प्रतिस्पर्धा भी होगी, जहां प्रतिष्ठा होगी वहां दावेदार होंगे, जहां संसाधन होंगे वहां मतभेद भी होगा। राम मंदिर आज केवल पूजा का स्थान नहीं है, वो देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं में से एक है। उससे करोड़ों श्रद्धालु जुड़े हैं, उससे बड़ी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हैं, उससे राष्ट्रीय स्तर की पहचान जुड़ी है। ऐसे में उसके प्रबंधन को लेकर अलग अलग राय सामने आएंगी, ये स्वाभाविक है। इतिहास में देखें तो लगभग हर बड़ी धार्मिक संस्था में समय समय पर नेतृत्व, अधिकार और प्रबंधन को लेकर विवाद हुए हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। इसलिए अगर राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर या उसके आसपास मतभेद नजर आ रहा है, तो इसे किसी अलौकिक घटना की तरह देखने की जरूरत नहीं है। यह संस्थागत जीवन का सामान्य हिस्सा है। असली समस्या यह है कि हम धर्म से जुड़ी संस्थाओं को इंसानी स्वभाव से ऊपर मान लेते हैं, जबकि संस्थाएं इंसानों से बनती हैं और इंसानों के साथ महत्वाकांक्षाएं भी आती हैं, अहंकार भी आता है और मतभेद भी आते हैं और प्रभाव बढ़ाने की इच्छा भी आ जाती है। इसीलिए जब कोई संत किसी दूसरे संत पर आरोप लगाता है या कोई पदाधिकारी किसी फैसले का बचाव करता है, तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि यह प्रशासनिक और संस्थागत विवाद है, आस्था का संकट नहीं है। राम की महत्ता किसी ट्रस्ट के फैसले से तय नहीं होती, रामलला की प्रतिष्ठा किसी बैठक के एजेंडे से तय नहीं होती, करोड़ों लोगों की श्रद्धा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही जरूर तय होती है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, जांच होना जरूरी है और तथ्यों का सामने आना भी जरूरी है। इसी के साथ एक दूसरी बात का आना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नेताओं को भगवान मत बनाइए। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तभी पैदा हो जाती है जब जनता व्यक्ति और संस्था के बीच का फर्क भूल जाती है, जब नेता उपलब्धियों से बड़े हो जाते हैं, जब आलोचना को दुश्मनी और सवाल को अपराध माना जाता है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी तानाशाही प्रवृत्तियां उभरी, उनकी शुरुआत व्यक्ति पूजा से हुई। पहले नेता को महान बताया गया, फिर उसे राष्ट्र का प्रतीक बताया गया और फिर उसकी आलोचना को राष्ट्र विरोध बताया गया। लोकतंत्र की ताकत इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ कोई भी सवालों के ऊपर नहीं होता, न सरकार, न ट्रस्ट, न संत और न नेता। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब सवाल पूछने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाए। आज जो लोग इस विवाद को देखकर परेशान हैं, उन्हें शायद ये समझने की जरूरत है कि आस्था और सत्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। राम आस्था है, मंदिर प्रतीक है, ट्रस्ट प्रशासन है, राजनीति सत्ता का खेल है। इन सबको एक साथ मिला देंगे तो हर प्रशासनिक विवाद धार्मिक संकट दिखाई देगा, लेकिन इन्हें अलग अलग समझिएगा तो तस्वीर कहीं ज्यादा साफ नजर आएगी। मंदिर रहेगा, रामलला विराजमान रहेंगे, श्रद्धा रहेगी, दर्शन होते रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट बदल सकते हैं, पदाधिकारियों को बदला जा सकता है, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, जांच हो सकती है और सवाल भी पूछे जाते रहेंगे। यही लोकतंत्र का स्वभाव है। शायद यही किसी भी परिपक्व समाज की पहचान भी है कि वो अपनी आस्था को सम्मान देता है, लेकिन अपनी संस्थाओं से जवाब भी मांगता है। यही संतुलन सबसे जरूरी है और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक भी। अयोध्या में राम मंदिर बना तो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, हिंदू आस्था की 500 साल पुरानी लड़ाई की जीत बताया गया। करोड़ों लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने अपनी बचत का हिस्सा भगवान राम के चरणों में रख दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भगवान के नाम पर आया पैसा भगवान तक पहुंचा भी या नहीं? मामला वही है जिसे पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी या चढ़ावा घोटाला कहा जा रहा है और अब इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट की जो बातें बाहर आ रही हैं वो सिर्फ कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की कहानी नहीं लगती। मामला कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर
अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगी। आरोप लगा कि दान पत्रों में आने वाले नकदी और कीमती सामान का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है। आरोप इतने गंभीर थे कि खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जांच की मांग की गई और योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी बना दिया। एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर कई दिनों तक मंदिर परिसर, दान पत्रों, गिनती व्यवस्था, बैंक जमा प्रक्रिया और रिकॉर्ड का अध्ययन किया। कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई, अधिकारियों से सवाल भी पूछे गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। अब जो रिपोर्ट सरकार तक पहुंची है, उससे कथित तौर पर एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर प्रशासन में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का सीईओ बनाया जाए ताकि वित्तीय कामकाज पर अधिक निगरानी रखी जा सके। साथ ही पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। यहीं से मामला और दिलचस्प हो गया। एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की है। खबरें कहती हैं कि इनमें से लगभग 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई गई है। जांच के दौरान ट्रस्ट और मंदिर से जुड़े कई लोगों को अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जांचकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। इनमें सीसीटीवी फुटेज के गायब होने या छेड़छाड़ की आशंका भी शामिल है। अगर ये साबित हो जाता है तो ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहेगा। ये सवाल भी उठेगा कि चोरी छिपाने की कोशिश किसने की और क्यों की। सोचिए, जिस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता रहा, जहां दर्शनार्थियों की कई स्तरों पर जांच होती हो, जहां कैमरों और सुरक्षा कर्मियों की भरमार हो, वहां अगर चढ़ावे के पैसे या कीमती सामान गायब हो जाएं तो सवाल सिर्फ चोर पर नहीं उठता, सवाल पूरी व्यवस्था पर ही उठता है। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग 500 साल इंतजार कर सकते हैं तो 15 दिन और इंतजार कर लें, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने बिना तथ्य के आरोप लगाने से बचने की भी अपील की। लेकिन राजनीति भला इन सब में कहां पीछे रहने वाली थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने तक की मांग उठा दी। दूसरी ओर ट्रस्ट से जुड़े लोग लगातार कह रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहिए। यहां एक बात और समझना जरूरी है कि अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए जो जानकारियां सामने है वो मुख्य रूप से रिपोर्ट लीक होने या सूत्रों के हवाले से आई खबरों पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सरकार और जांच एजेंसियां आधिकारिक रूप से रिपोर्ट जारी करेंगी या उसके आधार पर कार्रवाई करेंगी। लेकिन भले ही अंतिम दोषी कौन है ये अभी तय नहीं हुआ हो, इस विवाद ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल पारदर्शिता का है। करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है तो उसका हिसाब जनता को क्यों नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा सवाल जवाबदेही का है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी सिर्फ निचले कर्मचारियों की होगी या ऊपरी स्तर पर भी बैठे लोगों की होगी। तीसरा सवाल व्यवस्था का है कि क्या इतनी बड़ी धार्मिक संस्था के लिए आधुनिक ऑडिट और निगरानी प्रणाली नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये आज के भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में यहाँ होने वाली हर गतिविधि सामान्य मंदिर प्रशासन का मामला नहीं रह जाती। करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा इससे जुड़ा है, इसलिए चढ़ावे के एक एक रुपए का हिसाब भी उतना ही पवित्र माना जाएगा जितना मंदिर का गर्भगृह। अब गेंद उत्तर प्रदेश सरकार के पाले में है। रिपोर्ट गृह विभाग को मिल चुकी है। खबर है कि आगे इसे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय तक भेजा जा सकता है। इसके बाद तय होगा कि एफआईआर होती है या नहीं, ट्रस्ट में बदलाव होता है या नहीं और किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ अफवाह या आरोप का मामला नहीं रह गया है। एसआईटी की रिपोर्ट ने इसे संस्थागत जांच के स्तर तक पहुंचा दिया है और जब जांच भगवान के घर में आए चढ़ावे की हो तब देश की निगाहें भी उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि श्रद्धा का सवाल सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं, उसे ईमानदारी से चलाने से भी जुड़ा होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर था जिसके माध्यम से मैंने आपको पूरे राम मंदिर के चंदा चोरी और तमाम उठ रहे सवालों को लेकर समझाने की कोशिश की है। आपको आज का हमारा ये एआर नाउ एक्सप्लेनर कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
आगे आप किस विषय पर एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं वो भी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि लोग क्या देखना और क्या सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तभी हम उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण। मैं आपके साथ प्रियंका मिश्रा थी और इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारी साथी सुमन ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,